स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल के अंक में हम लोगों ने बात की थी समसामयिकी की 27 जून 2020 शनिवार के पेपर के बारे में। 28 जून 2020 और 29 जून 2020 को मैंने एनालिसिस किया। कोई ख़ास न्यूज़ निकल के सामने नहीं आई। बस एक महत्वपूर्ण न्यूज़ ये थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी शहरी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने वाले बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिल गई है। मित्रों, वंदे भारत मिशन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। वंदे भारत मिशन क्या है, इस पर आप लोगों ने लिख के भी दिखाया था, लेकिन ये फिर से वंदे भारत मिशन का चौथा चरण चालू होने जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वंदे भारत मिशन पर एक टिप्पणी आप लोग करके यूट्यूब में मेरे चैनल पे ज़रूर भेजें, क्योंकि इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं से वंदे भारत मिशन आपकी परीक्षाओं में यूपीएससी, पीएससी और वनडे सभी एग्जाम के लिए वंदे भारत मिशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। दक्षिण राजस्थान में शोध कर रहे पर्यावरण वैज्ञानिकों ने नवीन प्रजाति की तितली को खोजा है। मेवाड़ के साथ ही राजस्थान में लाइलक, नाम याद रखिएगा, लाइलक सिल्वर लाइन नामक तितली को पहली बार देखा गया है। लाइलक सिल्वर लाइन नामक तितली को पहली बार देखा गया है और इस तितली को एक बार 1860 के दशक में देखा गया था। उसके बाद से ये तितली कभी दिखाई नहीं दी और पुनः इस तितली को राजस्थान के मेवाड़ में लाइलक और को देखा गया पहली बार बहुत दिनों बाद। मित्रों, आज का एडिटोरियल में आपसे बात करूंगा ऑनलाइन जो चल रहा है व्यापार। मित्रों, ऑनलाइन बाज़ार और ऑफलाइन बाज़ार में जो चुनौतियां चल रही हैं उसके बारे में आज एक एडिटोरियल बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। नए बाज़ार की चुनौतियां। कोविड-19 के बीच दुनिया भर में ऑनलाइन खरीदारी उपभोक्ताओं को आदत और व्यवहार का अभिन्न अंग बन गई। भारत के संदर्भ में यह ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अभी तक हमारे यहाँ ऑनलाइन खरीद का चलन ज़्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोगों ने मजबूरी में से अपनाया और अब यह सिलसिला तेज हो गया है। वस्तुतः ऑनलाइन खरीदारी ई कॉमर्स का आधार है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के जरिए, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जैसी कागज रहित सूचना प्रौद्योगिकी माध्यम से व्यवसाय को संचालित करने को ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स से समय या दूरी की बाधाओं के बगैर कारोबार करने का अवसर मिलता है। इससे कारोबार की लागत भी कम बैठती है। इससे अप्रत्यक्ष लागतों में भी कमी होती है। कारोबार चलाने का ये सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है। देश में ऑनलाइन खरीदारी के कारण उपभोक्ताओं के घरों और संस्थानों तक सामान की सीधी पहुंच के कारण जहां समय, धन और श्रम की बचत हो रही है, वहीं सरकार द्वारा विदेशी ई कंपनियों पर लगाया गया डिजिटल कर भारत की आमदनी का नया और सतत बढ़ने वाला स्रोत साबित हो रहा है। तेजी से बढ़ते ई कारोबार ने खुदरा कारोबार में एक तरह से क्रांति ला दी है। सस्ती दरों पर डेटा उपलब्ध होने और अन्य लोगों की क्रय शक्ति के अनुसार मोबाइल फ़ोन व अन्य डिजिटल चीज़ों की कीमतें कम होने से लोगों में इंटरनेट के इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। ग्लोबल डाटा एजेंसी स्टेटिस्टा के हाल के सर्वे में यह सामने आया है कि 46% लोगों का मानना है कि वह अब भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे। ऐसे में भारत में भी उपभोक्ताओं की आदत और व्यवहार में भारी बदलाव के मद्देनज़र ऑनलाइन बाजार तेज़ी से बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। डेलाय इंडिया और रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है अगले साल तक भारत का ई कॉमर्स बाजार $84 अरब का हो जाएगा, जो 2017 में महज $24 अरब का था। लेकिन अब कोविड-19 के बाद जिस तरह ई कॉमर्स का चलन बढ़ा है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2027-28 तक यह कारोबार करीब $200 अरब तक पहुंच सकता है। बर्नस्टीन रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना काल में लोगों ने तेज़ी से डिजिटल का रुख लिया है और यह बदलाव जल्द ही स्थायी रूप ले लेगा। बर्नस्टीन के मुताबिक जियो फेसबुक के प्लेटफॉर्म द्वारा भारत में बनाए जा रहे कॉमर्स, पेमेंट और कंटेंट से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण सेवाओं की प्रणाली विकसित की जा रही है। इससे वर्ष 2025 तक करीब 151 लाख करोड़ रुपए का बाजार खड़ा हो सकता है। ई कॉमर्स के फैलते बाजार को देखते हुए दुनिया भर की बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के साथ साथ भारत के व्यापारिक संगठन भी स्थानीय दुकानदार व कारोबारियों को ऑनलाइन से जोड़ने की रणनीति बना रहे हैं। जहाँ जियो फेसबुक का प्लेटफॉर्म भारत में ई कॉमर्स की नई तस्वीर बता रहा है, वहीं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट और स्नैपडील जैसे अधिकांश ई कॉमर्स कंपनियों ने भारत में किराना और ऑफलाइन स्टोर को अपने साथ जोड़ने की पहल शुरू की है। इतना ही नहीं, ऑफलाइन रिटेल एसोसिएशन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने भी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के साथ मिलकर देश के कारोबारियों के लिए राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार तैयार करने की रणनीति तैयार करने का संकेत दिया है।
चूंकि भारत में ई कॉमर्स के क्षेत्र में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की बड़ी भागीदारी, इसलिए भारत में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर लगाया गया डिजिटल टैक्स भारत के लिए नया वित्तीय स्रोत बन गया है। भारत में 2 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना कारोबार करने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार एवं सेवाओं पर 2% डिजिटल कर लगाया है। वस्तुतः डिजिटल कर विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारत में अर्जित की जा रही आय पर लगाया गया है। इस कर के दायरे में भारत में काम करने वाली दुनिया के सभी देशों की ई कॉमर्स करने वाली कंपनियां शामिल हैं। पिछले दिनों देश के आयकर विभाग ने 24 से अधिक गैर भारतीय ई कॉमर्स कंपनियों को डिजिटल टैक्स की पहली किस्त के भुगतान के लिए कानूनी दायरों का सूचना पत्र जारी कर दिया है। इस पर अमेरिका की डिजिटल कंपनियां अमेजॉन, फेसबुक और गूगल आदि ने आपत्ति करते हुए अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय से इसकी शिकायत की। इसमें कहा गया है कि उन्हें बड़ी राशि डिजिटल टैक्स के रूप में देना होगा, जो उपयुक्त नहीं है। यह बात महत्वपूर्ण है कि देश में खुदरा कारोबार में जैसे जैसे विदेशी निवेश बढ़ा, वैसे वैसे ई कॉमर्स की रफ्तार बढ़ती गई। अब कोविड-19 के परिदृश्य में देश में ई कॉमर्स नीति में बदलाव की ज़रूरत महसूस की जा रही है। केंद्र सरकार पिछले 1 वर्ष से वर्तमान ई कॉमर्स नीति को बदलने के लिए काम कर रही है। नई ई कॉमर्स नीति का मसौदा विभिन्न पक्षों को विचार मंथन के लिए जारी किया जा चुका है। इस मसौदे में सबसे ज़्यादा जोर ई कॉमर्स की वैश्विक और भारतीय कंपनियों के लिए समान अवसर मुहैया कराने पर दिया गया है। सरकार का प्रयास है कि वैश्विक कंपनियों के मुकाबले भारतीय कंपनियां कहीं पीछे नहीं रहें, और यह तभी संभव है जब भारतीय कंपनियों को भी वैश्विक कंपनियों के समान अवसर मिले। मसौदे में कहा गया है कि यह सरकार का दायित्व है कि ई कॉमर्स से देश की विकास आकांक्षाएं पूरी हों और बाजार भी विफलता और विसंगति से बचा रहे। मसौदे में ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर तमाम पाबंदियां लगाए जाने का प्रस्ताव है। मसौदे में ऑनलाइन खरीदारी से जुड़ी कंपनियों के बाजार, बुनियादी ढांचा, नियामकई और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। इस मसौदे में यह मुद्दा भी है कि ऑनलाइन खरीद कंपनियों के माध्यम से निर्यात कैसे बढ़ाया जा सकता है। नई ई कॉमर्स नीति के इस मसौदे पर देश के उद्योग संगठनों ने यह साफ कर दिया कि छोटे खुदरा कारोबारियों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चूँकि ई कॉमर्स में विदेशी निवेश के मानक बदले गए हैं, जिससे ई कॉमर्स कंपनियों में ढांचागत बदलाव की आवश्यकता है। ऑनलाइन बाजार में उपभोक्ताओं के हितों और उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के संतोषजनक समाधान के लिए नियामक भी सुनिश्चित किया जाना होगा। उन बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनियों पर निगरानी के लिए उपयुक्त तंत्र बनाना होगा जिन्होंने भारत को अपने उत्पादों को खपाने का केंद्र बना दिया है। कई बड़ी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर कर चोरी करते हुए देश में अपने उत्पाद बड़े पैमाने पर भेज रही हैं। ये कंपनियां इन उत्पादों पर गिफ्ट या सैंपल का लेबल लगाकर भारत में भेज देती हैं। नई ई कॉमर्स नीति में अनुमत मूल्य, भारी छूट और घाटे के वित्त पोषण पर लगाम लगाने की व्यवस्था करना होगा, जिससे सबको काम करने का समान अवसर मिल सके। ऑनलाइन बाजार बढ़ने की प्रबल संभावनाओं के बीच ई कॉमर्स कंपनियों और देश के उद्योग कारोबार से संबंधित विभिन्न पक्षों के हितों के बीच उपयुक्त तालमेल के साथ अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने वाली नई ई कॉमर्स नीति को जल्द ही अंतिम रूप देने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोविड-19 के बाद नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के तहत भविष्य में डेटा की अहमियत कच्चे तेल से भी अधिक होगी। अतएव नई ई कॉमर्स नीति के नए मसौदे में डेटा के स्थानीय स्तर एवं भंडारण के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया जाना होगा और डेटा को एक अहम आर्थिक संसाधन के रूप में मान्यता देनी होगी। मित्रों, आज के इस अंक में जो नए बाजार की चुनौतियों में ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में आजकल बड़ा प्रचार रहा है कि लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन व्यापार बहुत ही बड़ी मात्रा में फलीभूत होता रहा है। मित्रों, लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो लाभ हुआ है वो जैसे मेडिकल स्टोर, दवाओं के क्षेत्र में जो लोग संबंधित उनको लाभ हुआ होगा बहुत ज़्यादा। जनरल स्टोर, किराना के लोगों को लाभ हुआ होगा। सबका बिजनेस तो ठप हो गया, लेकिन किराना, जनरल स्टोर, रोज़मर्रा के सामान और दवाओं से रिलेटेड जो भी शॉप्स रही होंगी उनको बहुत बड़ी मात्रा में लाभ हुआ है। और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मादक पदार्थों के सेवन करने वाले लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं से दुगने तिगने दामों पर मादक पदार्थ खरीद रहे थे। इससे बड़ी मात्रा में दिखाया तो काला धन लोगों के पास बहुत बड़ी मात्रा में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, ऑफलाइन और ऑनलाइन के टक्कर में जो बातें चल रही हैं कि ऑनलाइन मार्केट ने किस तरह से ऑफलाइन मार्केट को प्रभावित किया है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। अब सीधी सी बात है, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं चौक जा रहा हूँ टी शर्ट लेने के लिए, कोई बात नहीं, मैं अपने घर में एसी ऑन कर लिया हूँ। एसी ऑन करके मैंने फ़्लिपकार्ट खोल लिया। फ़्लिपकार्ट खोलने के बाद मैं फैज़ाबाद में किसी शॉप पे गया, वहाँ मुझे 800 रुपये की टी शर्ट मिल रही है। और ऑनलाइन मैंने फ़्लिपकार्ट पर वही ब्रांड की टी शर्ट 400 रुपये में परचेज़ कर ली।
तो ना मुझे धूप का सामना करना पड़ा, ना मुझे कोरोना महामारी से डरने की ज़रूरत है। मैं घर पे बैठ के अपने ऑनलाइन शॉपिंग मैंने कर ली और टी शर्ट ख़रीद लिया। तो जहाँ मेरा मन था चौक जाके टी शर्ट ख़रीदने का, चौक जाके जीन्स लेने का, मैं अपने घर पे ही ख़रीद ले रहा हूँ। तो मुझे चौक जाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है ऑफलाइन व्यापारियों को जो अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं। इससे ऑनलाइन व्यापार तो लॉकडाउन में बहुत बढ़ा है और लॉकडाउन के बाद बहुत बढ़ गया। लोग घर से निकलने के लिए डर रहे हैं। लोग खुद ही घर के बाहर नहीं जाना चाहते, वो घर बैठ के ही सारा सामान खरीद ले रहे हैं, तो उनको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है मित्रों, और मैं चाहता ये हूँ कि ऑनलाइन कारोबार का ऑफलाइन व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर आप लोग लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया लिख के दिखाएं। और जहाँ पर आपके पॉइंट गलत होंगे वहाँ पर मैं आपको इंगित करूँगा, और क्या लिखना चाहिए, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बताऊँगा। और 20 बच्चे जो अपना नाम दिए NCERT के लिए, अगले हफ्ते उन लोगों को भी NCERT मिल जाएगी। और जिन बच्चों को NCERT चाहिए वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि अगले हफ्ते में जो 20 बच्चों के NCERT लेके आऊँगा तो आप लोगों को भी NCERT मंगवा लूँगा। तो एक बार फिर से आज का ये अंक मैं ही समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।